अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना CS 101 का लेक्चर नंबर 7। तो इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे माइक्रो प्रोसेसर के फंक्शन के बारे में, और हम लोगों ने इसके डिफरेंट टाइप देखनी है। सब सिस्टम के जितनी भी टाइप हैं उसके बारे में बात करेंगे। बस इंटरफेस यूनिट के बारे में हम लोगों ने बात करना है कि क्या होता है। डेट और इंस्ट्रक्शन कैशे के बारे में बात करेंगे। इंस्ट्रक्शन डिकोडर के बारे में बात करेंगे, और इस तरह की जितने भी यानी कि माइक्रो प्रोसेसर के फंक्शन हैं उनके बारे में डिटेल से आज हम इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर होता है, माइक्रो प्रोसेसर क्या चीज़ होती है इसके बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। वो चीज़ जो कि प्रोसेसिंग करके कोई भी रिज़ल्ट जो है वो हमें शो कराती है, उसको हम माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। तो द की एलिमेंट ऑफ ऑल कंप्यूटर प्रोवाइडिंग द मैथमेटिकली एंड डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, यानी कि वो चीज़ जो कि हमें कोई भी ऑपरेशन जो है वो मैथमेटिकली करे और हमें कोई भी नतीजा जो है वो प्रोवाइड करे, तो उसको हम कहते हैं माइक्रो प्रोसेसर। और जो करंट स्टेट ऑफ द आर्ट्स का मतलब ये है कि जदीद प्रोसेसर, यानी कि जो जदीद होते हैं जिनके अंदर जो है वो फ्यूचर के जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो पाए जाते हैं, उनको स्टेट ऑफ द आर्ट्स कहा जाता है। स्टेट ऑफ द आर्ट्स हम लोगों ने सुपर कंप्यूटर के बारे में भी बात की थी। तो सुपर कंप्यूटर भी जो होते हैं वो स्टेट ऑफ द आर्ट्स कंप्यूटर होते हैं, मतलब उनमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की तमाम चीज़ें वो पाई जाती हैं जो कि आजकल के दौर में एग्जिस्ट करती हैं। तो ये बात कर रहे हैं कि करंट स्टेट ऑफ द आर्ट माइक्रो प्रोसेसर पेंटियम, एथेलॉन, स्पार्क, पावर PC कंटेन कॉम्प्लेक्स सर्किट्स कंसिस्टिंग ऑफ 10 ऑफ मिलियन ऑफ ट्रांजिस्टर, यानी कि वो बात कर रहे हैं जो पेंटियम के माइक्रो प्रोसेसर हैं उनमें 10 मिलियन मतलब 1 करोड़ से ज़्यादा माइक्रो ट्रांजिस्टर जो हैं वो एम्बेडेड हैं। मैं आप लोगों को माइक्रो प्रोसेसर बता दूंगा कि उसके ऊपर कितने जो ट्रांजिस्टर है वो एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि 1 करोड़ से ज़्यादा उसने कहा है, तो मतलब इससे ज़्यादा ही एग्जिस्ट करते होंगे। पेंटियम में तो बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करते थे, लेकिन आजकल का जो लेटेस्ट माइक्रो प्रोसेसर आ रहा है इसमें कम ट्रांजिस्टर जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, और इसकी पावर जो है वो पेंटियम से 4 या 5 टाइम जो है वो इन्हेंस हो गई है। चूँकि ये वीडियो लेक्चर जो हैं वो पुराने हैं तो हम उसके मुताबिक ही बात कर रहे हैं कि उस वक्त जो थे वो पेंटियम बहुत ज़्यादा फास्ट हुआ करते थे। तो इसीलिए इस लेक्चर के बारे में इस तरह यहाँ तक ही लिखा हुआ है। एथेलॉन के भी उस टाइम में बहुत पावरफुल माइक्रो प्रोसेसर था जो कि आज भी है। चले ठीक है, बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे हैं। दे ऑपरेट एट अल्ट्रा फास्ट स्पीड, यानी कि ये ऑपरेट करते हैं अल्ट्रा फास्ट। जो करंट स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोसेसर होते हैं इनमें जो ऑपरेट करने की सलाहियत होती है ये बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, और यू आर डूइंग ओवर अ बिलियन ऑपरेशन एवरी सेकंड, यानी कि ये हर सेकंड में बिलियन यानी कि अरबों ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करते हैं। मेड अप फॉर सेमीकंडक्टर सिलिकॉन। सेमीकंडक्टर वो होते हैं जिनमें कंडक्टिविटी भी होती है और इंडक्टर की जितनी भी पावर होती हैं वो भी होती है, इसीलिए इसको सेमीकंडक्टर कहा जाता है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ भी चीज़ें चल सकती हैं और बगैर इलेक्ट्रॉनिक्स भी इसमें डेटा जो होता है वो सेफ रहता है, इसीलिए इसको सेमीकंडक्टर कहा जाता है। उसके बाद इंटीग्रेटेड सर्किट जिसको हम IC भी कहते हैं। IC ज़्यादातर आजकल मोबाइलों में भी यूज़ हो रही हैं, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा नाम सुना होगा। इंटीग्रेटेड सर्किट एक चिप होती है कॉमनली नॉन एज द IC, और एक चिप होती है जो कि कंप्यूटर के अंदर लगी होती है। टिनी पीस का मतलब है बहुत छोटा जो हिस्सा होता है। सिलिकॉन मतलब कि रेत के दानों इतना सिलिकॉन होता है जिसके ऊपर सेवरियल इलेक्ट्रॉनिक पार्ट, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट जो हैं उसके ऊपर लगे होते हैं। मोस्ट ऑफ द साइज ऑफ IC कम फ्रॉम द पिन्स एंड पैकिंग, यानी कि ज़्यादातर जो इनका साइज़ है वो पिन या पैकिंग मतलब जो पिन होती है इसकी तरह का साइज़ जो है वो IC में आजकल आ रहा है। मतलब जो पेन होती हैं उनकी मदद से जो डेटा है वो लिया जाता है और दिया जाता है। एक्चुअल सिलिकॉन ऑक्यूपाई, यानी कि जो असल में सिलिकॉन है वो बहुत छोटी होती है, वेरी स्मॉल पीस ऑफ द वॉल्यूम, उसमें बहुत कम वॉल्यूम होता है और तो बहुत ज़्यादा यानी कि रेत के दानों से भी ज़्यादा छोटी होती है। द स्मॉलेस्ट कंपोनेंट ऑफ एन IC आर मच स्मॉलर देन द थिकनेस ऑफ अ ह्यूमन एयर, यानी कि इंसानों के बालों से भी बहुत ज़्यादा IC जो रियल होती है वो छोटी होती है। तो इसके बारे में ये बात कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग IC को देख भी लेते हैं, जैसे कि आप लोग IC इंटीग्रेटेड सर्किट को देख सकते हैं कि इसके अंदर जो है वो पिनें लगी होती हैं बहुत छोटी छोटी।
उसके बाद हम कंपोनेंट के बारे में बात करते हैं, यानी कि माइक्रो प्रोसेसर के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट जो हैं वो एम्बेडेड होते हैं। तो सबसे पहले जो होता है वो ट्रांजिस्टर होता है। ट्रांजिस्टर में आपको बताऊंगा पिक्चर्स के थ्रू। डायोड को भी मैं आप पिक्चर के थ्रू बताऊंगा, तो तब आपको सही समझ आएगी। रजिस्टर के बारे में बताऊंगा, कैपेसिटर के बारे में भी, और वायर्स के बारे में। ये सारे जो हैं वो माइक्रो प्रोसेसर के कंपोनेंट होते हैं। एंड आर मेड ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल, यानी कि फॉलोइंग मटेरियल जो है उसमें होता है सिलिकॉन लगा होता है, सेमीकंडक्टर। सिलिकॉन जो है वो सेमीकंडक्टर वो चीज़ होती है जो कि इलेक्ट्रॉनिक तरीके से उसके ऊपर जो है वो डेटा स्टोर किया जा सकता है, और वो पास टाइम बगैर इलेक्ट्रॉनिक की भी वो काम करती हैं। मतलब इसमें कंडक्टिविटी भी होती है और रेजिस्टिविटी भी होती है। दोनों चीज़ें जो हैं वो सेमीकंडक्टर के अंदर एम्बेडेड होती हैं। कॉपर कंडक्टर होता है, यानी कि जिसमें से डायरेक्ट करंट जो है वो पास करता है। इंडक्टर में से डायरेक्ट करंट जो है वो पास नहीं कर सकता। इंसुलेटर में से डायरेक्ट करंट जो है वो पास नहीं कर सकता। सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो है वो भी इंसुलेटर होता है, जिसमें रेजिस्टिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन कंडक्टिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस होती है। ये हम फिज़िक्स में हम लोगों ने कुछ क्लास अटैम्प्ट की थी, तो वहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था कि इंसुलेटर जो होता है वो कम ज़्यादा रेजिस्टिविटी रखता है और कम कंडक्टिविटी रखता है, जबकि कंडक्टर जो होता है वो ज़्यादा कंडक्टिविटी रखता है और कम रेजिस्टिविटी रखता है। इसके बारे में हम बात करेंगे डायोड जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि ये एक मदरबोर्ड की शक्ल, मदरबोर्ड के ऊपर एक चिप सी लगी होती है, और उसके ऊपर जितने भी चीज़ जो सेल टाइप के होते हैं इनको हम सेल्स के साथ साथ ये जितने भी लगे हुए हैं इन सब को हम डायोड्स कहते हैं। इसके अलावा ट्रांजिस्टर आप लोग देख सकते हैं कि ये जो होते हैं ये ट्रांजिस्टर होते हैं। उसके बाद रजिस्टर को भी आप इस तस्वीर से देख सकते हैं कि ये रजिस्टर होते हैं। उसके बाद कैपेसिटर को भी आप देख सकते हैं, जो कि बाज़ टाइम जो है वो कैपेसिटर चल जाते हैं तो कंप्यूटर जो है वो वर्क करना छोड़ देता है। इसके अलावा आप लोग वायरिंग देख सकते हैं, ये वो वायर है जो कि इंटरनेट की वायर है। इसके अलावा भी आप लोग कंप्यूटर की वायर भी देख सकते हैं, जिनके साथ जो है वो माइक्रो प्रोसेसर जो है वो कनेक्ट होता है। जैसे कि आप माइक्रो प्रोसेसर की तस्वीर देख रहे हैं कि ये माइक्रो प्रोसेसर है, ये आजकल का लेटेस्ट जो माइक्रो प्रोसेसर है वो चल रहा है, और इसके ऊपर आप लोग देख सकते हैं कि ये छोटे छोटे रेत की तरह ज़रात हैं, जिनके बारे में सिलिकॉन का हम बात कर रहे थे, और इसके ऊपर करोड़ों जो है वो छोटे छोटे सिलिकॉन्स लगे होते हैं। तो माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम जो होता है, यानी कि जिसके ऊपर माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है, तो उसके बारे में बात कर रहे हैं कि माइक्रो प्रोसेसर क्या चीज़ है। माइक्रो प्रोसेसर आर पावरफुल पीस ऑफ हार्डवेयर, यानी कि एक हार्डवेयर होता है जहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर लगता है। जस्ट एट ह्यूमन ब्रेन नीड्स हैंड, जिस तरह इंसान के दिमाग को बिल्कुल हाथों की ज़रूरत होती है, उसी तरह माइक्रो प्रोसेसर को लगने के लिए भी किसी न किसी जगह की ज़रूरत होती है। मतलब हाथ में या तो नीड हैंड्स, इंसान को दिमाग के साथ साथ उसके हाथ भी जो है वो काम करते हैं। फीट्स, दिमाग मतलब पाँव भी जो होते हैं वो भी काम करते हैं, आंखें काम करती हैं, एयर, मुंह, यानी कि उसका मुंह भी काम करता है टू बी यूजफुल। सो दैट्स द माइक्रो प्रोसेसर। और बिल्कुल माइक्रो प्रोसेसर भी इसी तरह वर्क करते हैं, मतलब इसके साथ रजिस्टर भी लगे होते हैं, कैश मेमोरी भी होती है जो कि इसको पावरफुल बनाती है अपना काम करने के लिए। माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम जो होता है, माइक्रो प्रोसेसर प्लस ऑल द कंपोनेंट इट रिक्वायर्ड टू डू अ सर्टेन टास्क, यानी कि जितना भी माइक्रो प्रोसेसर जो है वो अपना टास्क परफॉर्म करता है वो माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम के थ्रू करता है, यानी कि वो उसके ऊपर एम्बेडेड होता है, तो इसीलिए तमाम अपने ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करता है। तो माइक्रो प्रोसेसर जो है वो एक एग्जांपल है माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम की। इसके बारे में हम माइक्रो कंट्रोलर के बारे में बात करते हैं। तो माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर में बेसिकली फ़र्क क्या है। तो माइक्रो प्रोसेसर जो होते हैं वो ज़्यादातर कंप्यूटर में लगे होते हैं, जो कि किसी भी चीज़ को प्रोसेस करने के बाद उसका रिज़ल्ट जो है वो हमें बता देते हैं, जबकि माइक्रो कंट्रोलर जो होती हैं ये किसी मशीन के अंदर या इसी तरह की जितनी भी जो चीज़ें होती हैं जिस पे मतलब मशीन आप ले लें, इलेक्ट्रॉनिक मशीन या इस्त्री वगैरह, उसके अंदर जो है ये माइक्रो कंट्रोलर जो है वो लगे होते हैं। ये एक दफ़ा लग जाए तो दोबारा इनको हटाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और ये सेम जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म करते रहते हैं और ये चलते रहते हैं। जबकि माइक्रो प्रोसेसर जो होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर में लगते हैं। तो ये कह रहे दे आर जनरली नॉट दैट पावरफुल, कॉस्ट ऑफ अ फ्यू डॉलर
एंड आर फाउंडेड एम्बेडेड इन वीडियो गेम्स, यानी कि ज़्यादातर ये जो वीडियो गेम होती है इसके अंदर लगे होते हैं VCR वगैरह में, यानी कि VCR का आना ख़त्म हो गए हैं। माइक्रोफोन ओवन, माइक्रोवेव ओवन, यानी कि जो आजकल चल रहे हैं उसके अंदर जो है माइक्रो कंट्रोलर एम्बेडेड होते हैं। प्रिंटर के अंदर, आटोस के अंदर दे आर अ कंप्लीट कंप्यूटर ऑन अ चिप, यानी कि ये पूरा कंप्लीट कंप्यूटर होता है एक चिप के ऊपर, जो कि कंटेंट होता है डायरेक्ट इनपुट और आउटपुट कैपेबिलिटी के ऊपर, यानी कि जब भी उसको कोई इनपुट बटन के थ्रू दी जाती है तो वो उसके ऊपर ऑपरेशन जो है वो अपना परफॉर्म करता है और दोबारा उसी पोजीशन पे आ जाता है। मेनी टाइम दे कंटेन अदर स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन स्पेसिफिक कंपोनेंट एज वेल, यानी कि ये स्पेशली जितनी भी एप्लीकेशन आजकल बन रही हैं जो कि ऑटोमेटिक वर्क करती हैं वो सारा माइक्रो कंट्रोलर के ऊपर एम्बेडेड होता है। तो क्वेश्चन है कि वाई डू वी एवर बिल्ड जस्ट माइक्रो प्रोसेसर, कि हम क्यों अपना जो माइक्रो प्रोसेसर है वो बिल्ड करते हैं, मतलब कि हमको हम माइक्रो कंट्रोलर ही क्यों नहीं बिल्ड करते। तो इसका जवाब जो है वो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि माइक्रो प्रोसेसर हम लोग क्यों यूज़ कर रहे हैं जबकि हमें माइक्रो कंट्रोलर सारे काम कर रहे हैं जो कि माइक्रो प्रोसेसर करता है। तो इसकी जगह हम माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोलर को ये क्यों ना कंप्यूटर के अंदर इस्तेमाल कर लें। तो इसका आंसर आप लोग इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। इसके अलावा ये बात कर रहे हैं कि मोर देन 19% ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर मैन्युफैक्चर आर यूज इन एम्बेडेड कंप्यूटिंग एप्लीकेशन, यानी कि जो 90% माइक्रो प्रोसेसर या कंट्रोलर हैं ये बनाए जाते हैं एम्बेडेड करने के लिए, कंप्यूटर के अंदर लगाने के लिए। जितनी भी कंप्यूटर की एप्लीकेशन होती है उन सबको चलाने के लिए 19% जो हैं वो माइक्रो प्रोसेसर बनाए जाते हैं। और 2000 के हिसाब से, मतलब 2000 पे जितनी इन लोगों ने काउंटिंग की है उसके मुताबिक 3065 मिलियन माइक्रो प्रोसेसर एंड 6.4 बिलियन, मतलब 6.4 अरब माइक्रो कंट्रोलर जो है उस वक्त बनाए गए थे, यानी कि मैन्युफैक्चर। और आजकल के टाइम में माइक्रो कंट्रोलर की मतलब तादाद ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू माइक्रो प्रोसेसर, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर जो है वो सिर्फ कंप्यूटर में एम्बेडेड होते हैं जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं, और माइक्रो कंट्रोलर जो होते हैं वो किसी भी वीडियो गेम्स के अंदर एम्बेडेड हो सकते हैं, मशीन के ऊपर, माइक्रो ओवन के ऊपर, जो कि एक दफ़ा जो है वो एक एक्शन परफॉर्म करती है तो वो सारी ज़िंदगी वही ऑपरेशन जो है वहाँ पे परफॉर्म करती रहती है। द मेन मेमोरी बोटलनेक, तो मेन मेमोरी जो होती है वो मॉडर्न सुपर फास्ट, यानी कि आजकल की सुपर फास्ट माइक्रो प्रोसेसर कैन प्रोसेस ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा इन अ शॉर्ट डायरेक्शन। मेन मेमोरी की तरह मतलब मेन मेमोरी का सहारा लेकर माइक्रो प्रोसेसर जो है वो बहुत बड़ा जो टास्क होता है उसको बहुत इजीली जो है वो परफॉर्म कर सकता है। मतलब कोई भी डेटा जब हम स्टोर करते हैं तो वो मेन मेमोरी के अंदर चला जाता है। मेन मेमोरी के अंदर जाने की वजह से हम जो प्रोसेसर है वो इजीली उसको एक्सेस कर सके, अपना जो ऑपरेशन है उसके ऊपर परफॉर्म कर सकता है। दे रिक्वायर क्विक एक्सेस टू डेटा टू मिनिमाइज देयर परफॉर्मेंस, यानी कि इसको रिक्वायर होता है क्विक एक्सेस, यानी कि तेज़ एक्सेस डेटा को मैक्सिमाइज़ करने के लिए। यानी कि माइक्रो प्रोसेसर मेन मेमोरी की वजह से बहुत जो डेटा होता है मैक्सिमाइज उसको मिनिमाइज इजीली कर सकता है और परफॉर्मेंस भी ठीक कर सकता है। इफ़ दे डोंट रिसीव द डेटा दैट दे रिक्वायर, अगर हम लोग उसको जो डेटा वो रिक्वायर कर रहा है अगर वो हम ना दें तो फिर लिटरली फिर वो स्टॉप हो जाएगा और वहाँ पे वेट करने लगेगा। द रिज़ल्ट इज रिड्यूस, इसका जो रिज़ल्ट होगा वो भी रिड्यूस होगा, रिड्यूस परफॉर्मेंस भी ऊपर होगा, और टाइम भी जो है वो हमारा वेस्ट होगा, और पावर भी जो हमारी है वो वेस्ट होगी। जो करंट माइक्रो प्रोसेसर है वो प्रोसेस करते हैं इंस्ट्रक्शन इन अबाउट नैनो सेकेंड। जब भी हम कंप्यूटर के ऊपर कुछ सर्च करते हैं तो वो हमें जो डेटा वहाँ पे सर्च करने के बाद हमें जो ऑपरेशन फटाफट फौरी दे देता है। तो वो हम लोग देख सकते हैं कि उसने एक छोटी सी बार बनाई होती है, वहाँ पे टाइम लिखा होता है कि वो हमें नैनो सेकंड में जो अपना हम लोगों ने ऑपरेशन वहाँ पे परफॉर्म किया होता है वो हमें प्रोवाइड कर देता है। टाइम रिक्वायर फॉर फैचिंग डेटा फॉर मेन मेमोरी, यानी कि फैचिंग जब हम लोग निकालते हैं डेटा मेन मेमोरी से कोई भी परफॉर्म करने के लिए फंक्शन, तो उसकी जो स्पीड होती है वो 100 नैनो सेकंड होती है, जबकि आजकल के कंप्यूटर में इससे भी ज़्यादा फास्ट जो है वो स्पीड जो है वो आ रही है। तो इसके बाद सॉल्यूशन बात करते हैं। सॉल्यूशन टू द बोटलनेक प्रॉब्लम। बोटलनेक प्रॉब्लम से क्या मुराद है?
मतलब हम बोतल नेक वो चीज़ होती है जब कोई भी बोतल जो है वो भरी जाती है तो उसका जो पानी होता है वो फिर लीक होना शुरू हो जाता है। तो ये हमें यही प्रॉब्लम बता रहा है कि जो मेन मेमोरी होती है वो लीक होना शुरू हो जाती है। तो उससे हम किस तरह बच सकते हैं, उसका सलूशन जो है इसने प्रोवाइड किया है। हम तो सबसे पहले जो है वो अपनी मेन मेमोरी को तेज़ कर सकते हैं। प्रॉब्लम विद दैट अप्रोच, द 1 नैनोसेकंड इज एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव एज कम्पेयर द करंटली पॉपुलर 100 नैनोसेकंड मेमोरी। हम लोग ये अप्रोच कर सकते हैं कि वो मेमोरी के ऊपर जहाँ पे हमारा डेटा जो है वो 1 नैनोसेकंड में हमें मिलता है, बजाय इसके कि वो हमें 100 नैनोसेकंड्स में मिले। तो इसके एक और सोल्यूशन भी यही हो सकता है कि हम लोग एडिशन कर सकते हैं रिलेटिवली स्लो मेन मेमोरी, पुट a small amount of ultra fast RAM right stack next to the microprocessor on the same chips and make sure that frequently used data and instructions reside in that ultra fast memory। Advantages, इसका सबसे जो बेस्ट एडवांटेज है मस्ट बेटर ओवरऑल परफॉर्मेंस, यानी कि इसकी जो परफॉर्मेंस है वो ओवरऑल ठीक इम्प्रूव हो जाती है अगर हम बोटलनेक्स का सलूशन जो है वो ढूंढ लें। तो इसकी वजह से हम जो है वो अपनी जो प्रोसेसिंग स्पीड है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके बाद ऑन चिप कैशे मेमोरी की बात कर रहे हैं। ऑन चिप कैशे मेमोरी जो होती है वो स्मॉल अमाउंट ऑफ मेमोरी जो कि सेम चिप ऑन द सेम चिप एज द माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर लगी होती है, उसको हम ऑन चिप कैशे मेमोरी कहते हैं। द माइक्रो प्रोसेसर स्टोर अ कॉपी ऑफ फ्रीक्वेंटली यूज्ड डाटा एंड इंस्ट्रक्शन इन इट कैशे मेमोरी। जो माइक्रो प्रोसेसर होता है वो स्टोर करता है कॉपी, यानी कि जो फ्रीक्वेंटली जो हम डेटा एक दफ़ा यूज़ करते हैं तो उसको जो है वो कैशे मेमोरी के ऊपर जो है वो माइक्रो प्रोसेसर जो है वो डेटे को स्टोर कर लेता है। फिर दोबारा जब भी हमें उस डेटे की ज़रूरत पड़ती है तो वो फ़ौरन ही उस कैशे की मदद से जो है वो अपना डेटा वहाँ से फाइंड करके हमें उसका रिजल्ट फटाफट बता देता है। व्हेन द माइक्रो प्रोसेसर डिज़ायर टू लुक एट द पीस ऑफ डेटा, जब माइक्रो प्रोसेसर देखता है ये डिज़ायर करता है अपना पीस ऑफ डेटा, इट चेक इन द कैशे फर्स्ट, सबसे पहले जो है वो अपने कैशे में ढूंढता है। जब भी माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर जब भी हम कोई सर्चिंग करते हैं तो वो सबसे पहले जो है वो कैशे मेमोरी के अंदर चीज़ ढूंढता है। अगर उसको मिल जाए तो ठीक है, वो उसी तरह जो है वो हमें यूज़र को मतलब आउटपुट जो है वो दे देता है। अगर उसको ना मिले तो इफ़ इट इज़ नॉट देयर, अगर वहाँ पे ना हो तो फिर ओनली देन द माइक्रो प्रोसेसर आस्क फॉर द सेम फ्रॉम द मेन मेमोरी। उसके पास माइक्रो प्रोसेसर जो है वो मेन मेमोरी के पास जाता है और वहाँ से देखता है, अगर वहाँ से भी इंस्ट्रक्शन मिल जाए तो ठीक है, वरना इसके अलावा जो है वो सेकेंडरी मेमोरी की जानिब जाता है, वहाँ से डेटा जो है वो निकाल के फिर हमें शो करता है। फिर हमें शो करने के बाद जो है वो कैशे मेमोरी के अंदर जो है वो डेटा स्टोर कर लेता है। कैशे मेमोरी के अंदर जो है वो जगह बहुत ज़्यादा कम होती है। जब ज़्यादा डेटा वहाँ पे स्टोर होना शुरू होता है तो वो वहाँ से जो फालतू डेटा होता है उसको हटाना शुरू कर देता है और लेटेस्ट डेटा जो है वहाँ पे स्टोर करता है। जब भी फिर माइक्रो प्रोसेसर से कोई यूज़र इनपुट लेता है तो वो माइक्रो प्रोसेसर उसके बाद प्रोसेसिंग करता है। प्रोसेसिंग तब करता है जब वो सबसे पहले डेटा कैशे मेमोरी में ढूंढता है। कैशे मेमोरी में ढूंढने के बाद वो मेन मेमोरी से डेटा जो है वो निकाल देता है। कैशे मेमोरी टू कैशे मेमोरी the smaller size memory to the microprocessor make access time short resulting in a boost in performance। यानी कि जो ऑन चिप कैशे मेमोरी 2 होती है ये माइक्रो प्रोसेसर जो होती है उसकी स्पीड को मज़ीद बढ़ाने के लिए ये माइक्रो चिप मेमोरी कैशे मेमोरी जो है ये यूज़ की जाती है। मतलब आप माइक्रो प्रोसेसर को एक मिस्त्री की मिसाल देख लें, मतलब ले लें कि एक मिस्त्री जो होता है वो उतनी देर में अपना जो है वो काम तेज़ी के साथ परफॉर्म कर सकता है जब तक उसके मज़दूर जो हैं वो ज़्यादा हों। ज़्यादा मज़दूर होंगे, ज़्यादा वो काम स्पीड के साथ अपना जो परफॉर्म है वो करेंगे और मिस्त्री जो है उसी हिसाब से अपना जो काम है वो प्रोसेस करने में ठीक मतलब अपना काम जो है वो प्रोसेस कर सकेगा। तो इसीलिए जो माइक्रो प्रोसेसर होता है इसके साथ जो है वो ऑन चिप कैशे मेमोरी जो है वो लगी होती हैं जो कि माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड को बढ़ाने में मदद करती है। माइक्रो प्रोसेसर प्रोडक्ट वर्ड विच
डेटा वुड बी रिक्वायर फॉर फ्यूचर कैलकुलेशन, यानी कि माइक्रो प्रोसेसर जो है वो कैशे मेमोरी की वजह से प्रोडिक्ट करता है कि कौन सा जो है वो इसके डेटा रिक्वायर है फ्यूचर कैलकुलेशन के लिए, और कौन सा इसने डेटा प्री फैचेस यानी कि डेटा लेना है मेन मेमोरी से एंड प्लेस इट, और इसको कहाँ पे कैशे पे रखना है। तो ये सारा जितनी भी डिसीजन होती है ये कैशे मेमोरी में के अंदर ही होती है। द स्पीड एडवांटेज ऑफ कैशे मेमोरी इज़ ग्रेटली डिपेंडेंट ऑन द एल्गोरिदम, यानी कि कैशे मेमोरी की स्पीड तब एनहेंस होगी जब तक उसके ऊपर जो एल्गोरिदम है वो ठीक लगा होगा। यूज्ड फॉर डिसाइडिंग अबाउट व्हाट टू पुट इन कैशे और नॉट, कि हम लोगों ने कौन सी चीज़ जो है वो कैशे के अंदर पुट करनी है और कौन सी नहीं करनी। मतलब कैशे मेमोरी का अगर एल्गोरिदम बहुत अच्छा जो है वो डिज़ाइन किया होगा तो जो कैशे मेमोरी है वो अपना कोई भी काम जो है वो सही तरीके से निभाएगी। इसके बाद हम लोग माइक्रो प्रोसेसर के बिल्डिंग ब्लॉक्स के बारे में बात करेंगे। तो माइक्रो प्रोसेसर के ब्लॉक्स आप लोग देख ले सकते हैं कि इनपुट और आउटपुट, जिसके बारे में हम लोगों पहले भी डिस्कशन बहुत ब्रीफली कर चुके हैं, लेकिन मैं आपको दोबारा बताता चलूँ कि इनपुट और आउटपुट ये वो जगह है, ये लोग आप देख सकते हैं इनपुट और आउटपुट, जहाँ पे जो है वो कीबोर्ड के ज़रिए हम लोग कंप्यूटर को कोई भी इनपुट या आउटपुट देते हैं तो जो कंप्यूटर होता है वो कंट्रोल यूनिट के ज़रिए जो अपना पैगाम है वो दूसरों तक पहुँचाता है, और उसके अंदर जो है वो सिस्टम बस लगी होती है जो कि हमारा पैगाम ले के एक जगह से दूसरी जगह पे जाती हैं। जब हम कोई भी अपना जो ऑपरेशन है वो इनपुट या आउटपुट के थ्रू परफॉर्म करते हैं वो सबसे पहले बस इंटरफेस यूनिट के पास जाता है, और बस इंटरफेस यूनिट जो है वो ये डिसाइड करता है कि इस डेटा को डेटा कैश पे जाना चाहिए या इंस्ट्रक्शन कैशे पे जाना चाहिए। वो जब डिसाइड कर लेता है तो फिर अगर वो डेटा फर्ज करेंगे डेटा कैशे की तरफ भेजना है तो डेटा कैशे जो है वो ये डिसाइड करेगा कि क्या आप इस डेटा को अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट की जानिब भेजना है या फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट की जानिब भेजना है। फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट और अर्थमेटिक यूनिट जो है वो ये माइक्रो प्रोसेसर हैं। माइक्रो प्रोसेसर वाले जितना भी काम है वो इनके अंदर परफॉर्म किया जाता है, यानी कि ये रजिस्टर लगे होते हैं। माइक्रो प्रोसेसर के साथ रजिस्टर लगे होते हैं जो कि माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड को और ज़्यादा इन्हांस करते हैं। सबसे जो तेज़ चीज़ होती है कंप्यूटर के अंदर किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए वो होते हैं रजिस्टर। रजिस्टर के बाद बात चली जाती है कैशे मेमोरी के ऊपर, उसके बाद बात चली जाती है मेन मेमोरी के ऊपर और उसके बाद सेकेंडरी मेमोरी के ऊपर। तो ये चार कंप्यूटर की जो है स्पीड के ऊपर मैंने बात कर ली। तो यहाँ से डेटा जो है वो अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट के अंदर जाता है। अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट क्या होता है? अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट वो होता है जहाँ पे ये डिसाइड किया जाता है कि इसके ऊपर एडिशन करनी है, सब्ट्रैक्शन करनी है, मल्टीप्लिकेशन करनी है या कोई और ऑपरेशन जो है वो उसके ऊपर परफॉर्म करना है। और लॉजिक यूनिट से ये मुराद है कि क्या इसके ऊपर लॉजिक जो है वो यूज़ करनी है। मतलब इसको दो जो ऑपरेशन होते हैं उनके ऊपर जो लॉजिक यूज़ की जाती है उसको हम लॉजिक यूनिट कहते हैं। मतलब एक जो है वो दूसरे से बड़ा है तो इसको हम कहेंगे कि ये एक लॉजिक यूनिट है। और फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट ये साइंटिफिक नोटेशन होती है जो कि पॉइंट के बाद जितनी भी जो वैल्यू लिखी जाती है उसको हम फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट कहते हैं, जहाँ पे नंबरिंग जितनी भी की जाती है। तो फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट उसके बाद अगर इंस्ट्रक्शन कैशे की जानिब अगर हम लोग अपना डेटा भेज रहे हैं तो इंस्ट्रक्शन कैशे के ऊपर डेटा आएगा और यहाँ से सीधे चला जाएगा इंस्ट्रक्शन डिकोडर। इंस्ट्रक्शन डिकोडर जो है वो उस डेटा के ऊपर जो है वो अपना ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करेगा। ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद या तो वो डेटा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को भेज देगा या फिर अपना जो डेटा है वो फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट को भेज देगा। फिर इसी तरह जो है डेटा या तो यहाँ से निकलेगा या यहाँ से निकलने के बाद दोबारा कैशे मेमोरी के अंदर जाएगा। इंस्ट्रक्शन कैशे के अंदर याद रखें कि दोबारा डेटा जो है वो नहीं जाएगा। एक दफ़ा ये डेटा लेगा, लेने के बाद जो है ये आगे आउटपुट कर देगा। उसके बाद इंस्ट्रक्शन डिकोडर उसके ऊपर वर्क करेगा। वर्क करने के बाद फ्लोटिंग पॉइंट को या तो दे देगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को दे देगा और ये दोबारा जो है इंस्ट्रक्शन कैशे को देंगे। इंस्ट्रक्शन कैशे के बाद फिर बस इंटरफेस यूनिट के थ्रू वो डेटा जो है या तो रैम में चला जाएगा मेमोरी बसेस के थ्रू या फिर जो है वो इनपुट और आउटपुट की शक्ल में हमारे सामने जो है वो डिस्प्ले, आउटपुट की शक्ल में हमारे पास जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि कंट्रोल यूनिट का क्या काम है। तो ये जो डायग्राम है ये बेसिकली इतनी बड़ी बन गई थी कि हम लोग कंट्रोल यूनिट को ठीक तरह यहाँ पे बयान नहीं कर सके, लेकिन मैं आप लोगों को डेफिनेशन थ्रू बता देता हूँ कि कंट्रोल यूनिट वो चीज़ होती है यानी कि माइक्रो प्रोसेसर का
ब्रेन जिसको कह सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल उसी तरह काम करता है कंट्रोल यूनिट। यानी कि जब भी हम इंस्ट्रक्शन, यानी कि इसकी डिफिनेशन बिल्कुल इस तरह ली जा सकती है कि एन इंस्ट्रक्शन बिटवीन द कंप्यूटर एंड द यूज़र, यानी कि कोई भी इंस्ट्रक्शन, यानी कि इंस्ट्रक्शन जो यूज़र और कंप्यूटर के दरमियान में होती है, उसके दरमियान जो है वो कंट्रोल यूनिट जो है वो अपने तमाम ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म कर रहा होता है। तो उसके बाद बस इंटरफेस यूनिट की बात करते हैं, जिसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं कि ये रिसीव करता है इंस्ट्रक्शन जो कि यूज़र देता है कंप्यूटर को डेटा फ्रॉम मेन मेमोरी, यानी कि या तो उस डेटे को मेन मेमोरी से लेता है या यूज़र जो है वो इसको इंस्ट्रक्शन देता है। इंस्ट्रक्शन आर देन सेंड, उसके बाद ये जो है इंस्ट्रक्शन सेंड करता है कैशे को, इंस्ट्रक्शन कैशे को या तो सेंड करता है या डेटा जो है वो डेटा कैशे को, यानी कि इंस्ट्रक्शन अगर हो, कोई भी जो इंस्ट्रक्शन होती है वो इंस्ट्रक्शन कैशे को सेंड करेगा। और हम दोबारा तस्वीर के बैक साइड पे देख लेते हैं कि अगर इंस्ट्रक्शन होंगी तो वो इंस्ट्रक्शन कैशे को भेजेगा, अगर डेटा होगा तो वो डेटा कैशे को भेजेगा। तो इंस्ट्रक्शन आर दैट सेंड, उसके बाद तीसरी लाइन पे वो बात कर रहे हैं आल्सो रिसीव द प्रोसेस डेटा, उसके बाद ये रिसीव करेगा प्रोसेस डेटा एंड सेंड इट टू द मेन मेमोरी, या तो वो उसके मेन मेमोरी में भेजेगा या यूज़र के साथ आउटपुट की जानिब भेज देगा। उसके बाद इंस्ट्रक्शन डिकोडर, यानी कि ये वो यूनिट होता है जो कि अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट और फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट जो है ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करता है। दिस यूनिट रिसीव द प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन, यानी कि प्रोग्रामिंग की जितनी भी इंस्ट्रक्शन कैसे होती है इसको रिसीव करता है एंड डिकोड देम, और उनको दोबारा डिकोड करता है इन द फॉर्म दैट इज अंडरस्टैंडेबल बाय द प्रोसेसर यूनिट, यानी कि उसको इस तरह बनाता है ताकि प्रोसेसर यूनिट जो माइक्रो प्रोसेसर है वो उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सके, यानी कि जो भी यूज़र ने अपना डेटा जो है वो भेजा है वो डिकोडर के थ्रू, इंस्ट्रक्शन डिकोडर के थ्रू प्रोसेसर को समझ आ सके, जिसको हाँ हम प्रोसेसर को कह सकते हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट। देन इट पासिस ऑन द डिकोडिंग इंस्ट्रक्शन टू द, यानी कि वो इसके ऊपर प्रोसेस करने के बाद इंस्ट्रक्शन को अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के अंदर भेज देता है या फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट के अंदर भेज देता है। उसके बाद अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको डिटेल से बता भी दिया है। इसको हम कहते हैं इंटीजर यूनिट। इंटीजर यूनिट भी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को कहते हैं और ये परफॉर्म करता है तमाम होल टास्क, यानी कि जो अर्थमेटिक यूनिट होता है ये सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इस तरह के जितने भी एडिशन वगैरह के टास्क होते हैं ये अर्थमेटिक में परफॉर्म किए जाते हैं। और लॉजिक यूनिट में कंपैरिजन किया जाता है दो या दो से ज़्यादा नंबर का। कंपैरिजन में आप देख सकते हैं नोट और एंड, ये तमाम जितने भी ऑपरेशन हैं ये परफॉर्म किए जाते हैं। मतलब ये कह रहा है कि देश इज़ ग्रेटर देन इज़ स्मॉलर देन, यानी कि जितने भी ग्रेटर देन, अगर एक का नंबर दूसरे से बड़ा है तो ये कंपैरिजन हो रहा है, यानी कि दूसरे का ए से छोटा है तो ये भी कंपैरिजन हो रहा है। इसको हम अर्थमेटिक यूनिट कहते हैं। उसके बाद फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट के बारे में बात कर रहे हैं, जिसको हम न्यूमेरिक यूनिट भी कहते हैं, यानी कि ये परफॉर्म करता है कैलकुलेशन दैट इन्वॉल्व नंबर, ये इन्वॉल्व करता है नंबर को रिप्रेजेंट इन द साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन हम लोग मैथ में भी पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में और फिज़िक्स वगैरह में भी पढ़ चुके हैं। साइंटिफिक नोटेशन वो होती है जहाँ पे नंबर होता है और उसके ऊपर भी इंस्ट्रक्शन लिखी होती है या पॉइंट के बाद भी जितनी वैल्यू लिखी होती है उसको भी हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। इसको कहते हैं फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट। द नोटेशन कैन रिप्रेजेंट एक्सट्रीमली स्मॉल, यानी कि ये नोटेशन होती है जितनी भी स्मॉल कैलकुलेशन होती है या नंबरिंग होती है उसको रिप्रेजेंट कर रही होती है। फ्लोटिंग पॉइंट कैलकुलेशन आर रिक्वायर्ड फॉर डूइंग ग्राफिंग, इंजीनियरिंग एंड साइंटिफिक वर्क, यानी कि जो फ्लोटिंग पॉइंट कैलकुलेशन होती है ये ग्राफिक बनाने के लिए भी यूज़ होती है। मतलब हम कोई भी ग्राफ बनाते हैं तो उसमें कैलकुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इंजीनियरिंग भी इंपॉर्टेंट होती है और साइंटिफिक वर्क आर आल्सो इम्पोर्टेंट। द LU कैन डू दिस कैलकुलेशन एज वेल बट विल डू दैम वेरी स्लोली। एंड देन रजिस्टर आर ह्यूज फास्ट मेमोरी इन द माइक्रो प्रोसेसर बोथ, यानी कि दोनों ALU और फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट हैव वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ सुपर फास्ट प्रोवाइड प्लेस राइट नेक्स्ट टू देम ऑफ देयर एक्सक्लूसिव यूज, दीज आर रजिस्टर, यानी कि फ्लोटिंग और अर्थमेटिक के बाद जो स्मॉल मेमोरी होती है सबसे ज़्यादा स्मॉल मेमोरी उसको हम कहते हैं रजिस्टर मेमोरी। द LU स्टोर इंटरमीडिएट, यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक पॉइंट यूनिट जो होता है वो स्टोर करता है इंटरमीडिएट, यानी कि दूसरी जगह पे, और फाइनल रिजल्ट फ्रॉम देयर कलेक्शन, यानी कि जो इनकी फाइनल कैलकुलेशन होती है वो रजिस्टर में स्टोर की जाती है। उसके बाद प्रोसेस डेटा को किया जाता है और दोबारा
रजिस्टर से कैश मेमोरी के अंदर भेजा जाता है और कैश मेमोरी के बाद उसको मेन मेमोरी में भेज दिया जाता है, या रजिस्टर के थ्रू मेन मेमोरी से वो डेटा जो होता है वो ले भी लिया जाता है कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। उसके बाद हम लोग कंट्रोल यूनिट के ऊपर बात करते हैं। तो कंट्रोल यूनिट क्या चीज़ होती है? द ब्रेन ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर, यानी कि माइक्रो प्रोसेसर का जो ब्रेन होता है, कंप्यूटर का जो ब्रेन होता है उसको हम माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं, और जो माइक्रो प्रोसेसर का ब्रेन होता है उसको हम कंट्रोल यूनिट कहते हैं। मैनेज द होल माइक्रो प्रोसेसर, यानी कि पूरे माइक्रो प्रोसेसर को मैनेज करता है। टास्क इंक्लूड स्टोर करना डेटे को, मैनेज करना इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को, ये सारा कंट्रोल यूनिट के हाथ में होता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि कोई भी ऑपरेशन जो है इनपुट या आउटपुट का ये कंट्रोल यूनिट के थ्रू ही मैनेज किया जाता है। उसके बाद दैट वाज द स्ट्रक्चर। नाउ लेट्स अबाउट द लैंग्वेज ऑफ द, हम माइक्रो प्रोसेसर की लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं। माइक्रो प्रोसेसर की कौन कौन सी लैंग्वेज होती हैं? इंस्ट्रक्शन सेट, the set of machine instruction that a microprocessor recognize and can execute the only language microprocessor now, यानी कि इंस्ट्रक्शन सेट वो लैंग्वेज होती है जो सिर्फ और सिर्फ माइक्रो प्रोसेसर को समझ आती है और किसी को भी समझ नहीं आती। ये माइक्रो प्रोसेसर की इंस्ट्रक्शन सेट एक लैंग्वेज होती है। इंक्लूड लो लेवल लैंग्वेज, यानी कि जो कंप्यूटर होता है वो सिर्फ और सिर्फ लो लैंग्वेज को समझ सकता है, जबकि इंसान जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज को समझ सकता है। तो ये कह रहे हैं कि एन इंस्ट्रक्शन सेट इंक्लूड लो लेवल मेमोरी, अ सिंगल स्टेप बाय स्टेप एट अ टाइम इंस्ट्रक्शन सच एज एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, यानी कि कोई भी एडिशन सब्सट्रैक्शन के जितने भी ऑपरेशन जो होते हैं लो लेवल में वो इस मेमोरी के अंदर स्टोर होते हैं। इस माइक्रो प्रोसेसर फैमिली एज इट यूनिक इंस्ट्रक्शन सेट, यानी कि हर माइक्रो प्रोसेसर का अपना यूनिक इंस्ट्रक्शन सेट होता है। मतलब जितने भी कंप्यूटर के अंदर माइक्रो प्रोसेसर लगे होते हैं इनके अंदर अलग-अलग इंस्ट्रक्शन सेट जो है वो एम्बेडेड किए होते हैं। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ माइक्रो प्रोसेसर को समझ आती है इंस्ट्रक्शन सेट, और किसी भी बंदे को समझ नहीं आ सकती, क्योंकि इंसान तो जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज समझ सकता है लेकिन कंप्यूटर जो है वो लो लैंग्वेज में वर्क करता है। बिगर इंस्ट्रक्शन सेट मींस मोर कॉम्प्लेक्स चिप्स, यानी कि ज़्यादा इंस्ट्रक्शन सेट्स से मुराद है कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स जो चिप्स हैं वो परफॉर्म होगा। हायर कोर्सेज के अंदर जो कॉस्ट है वो भी हाई होगी और जो एफिशिएंसी है इसकी रिड्यूस हो जाएगी, बट शॉर्टर प्रोग्राम। लेकिन इसके अंदर भी प्रोग्राम हम लोगों को छोटा ही लिखना पड़ेगा। अगर हम लोग ज़्यादा लंबा प्रोग्राम लिखेंगे तो जो इसकी एफिशिएंसी है वो भी रिड्यूस होगी और हमें कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा ही देनी पड़ेगी। तो जो पहला माइक्रो प्रोसेसर था वो बना था इंटेल 4004। ये बना था 1971 तकरीबन, 1971 में इंट्रोड्यूस हुआ था, और इसके ऊपर 2250 ट्रांजिस्टर जो थे वो एम्बेडेड थे, और इसकी स्पीड जो थी वो 108 गीगाहर्ट्ज़ थी, और इसके ऊपर 16,000 ऑपरेशन पर सेकंड जो थे वो परफॉर्म किए जाते थे। और इसके अंदर 16 पिन जो थी वो एम्बेडेड थी। 10 माइक्रॉन्स प्रोसेसर्स थे, मतलब इसके ऊपर प्रोसेसिंग की जो स्पीड थी वो 10 माइक्रॉन्स थी। एज पावरफुल एज द एनएक्स, यानी कि एनएक्स से बहुत ज़्यादा पावरफुल था। विच एड 1800, यानी कि उसके अंदर 18,000 ट्यूब जो थी एनएक्स 1 के ऊपर जो थी वो लगे हुई थी, और अकोपाई और जो है वो मेमोरी भी बहुत ज़्यादा जो था वो लेता था ना, मतलब एक रूम इतनी मेमोरी जो था वो एनएक्स 1 जो था वो पीसी ले लेता था, क्योंकि इसके अंदर जो थी वो 18,000 जो थी वो ट्यूब एम्बेडेड थी। टारगेट यूज़ कैलकुलेशन, यानी कि इसको यूज़ किया जाता था कैलकुलेशन के लिए, और जो इसकी कॉस्ट होती थी वो मिनिमम $100 से भी कम होती थी। उसके बाद था वाई इंटेल का मेन द आइडिया, यानी कि इंटेल क्यों आया आइडिया की वजह से। तो इंटेल बेसिकली इसी वजह से आया कि यानी कि सबसे पहले जो जापानीज़ कैलकुलेटर था मैन्युफैक्चर जिसको बनाया गया था बीस्कॉम ने, वो एम्बेडेड था 16 सेपरेट आईसी, यानी कि उसके ऊपर अलग-अलग जो थी वो 16 आईसी लगे हुए थे, और वो कैलकुलेटर जो था वो जापानीज़ बना हुआ था। उसके बाद इंटेल ने इस पॉइंट को देखते हुए उन्होंने एक मेमोरी मैन्युफैक्चर की कि क्यों ना वाज क्वाइट संभाल के इसको इन 16 सेपरेट पीसी को, मतलब 16 अगर अलग-अलग आईसी हैं तो उनको जोड़ के एक पीसी आईसी ही क्यों ना बना दिया जाए। उसके बाद टेड हॉफ के दिमाग में आइडिया आया, तो उसने एक थ्योरी जो थी वो पेश की, यानी कि जितनी भी 16 आईसी थी उसको एक सिंगल चिप के ऊपर मुंतकिल कर दिया। उसके बाद इंटेल उसके बाद इंटेल ने रियलाइज़ किया कि क्यों ना 4004 जो है वो
ऐसे इश्यूज जो हैं वो परफॉर्म कर सकता है। फिर उन्होंने 16 आईसीज़ की बजाय आईसी को एक चिप के ऊपर लगाकर वो तमाम ऑपरेशन जो एक सीपरेट आईसी परफॉर्म कर सकता था उसको एक चिप के ऊपर लगाकर बहुत सारे ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करना शुरू कर दिए। उसके बाद करंटली पॉपुलर यानी कि आजकल जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, मतलब आजकल तो इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, लेकिन लेक्चर के मुताबिक जो पॉपुलर था माइक्रो प्रोसेसर वो था इंटेल पेंटियम 2.2 गीगाहर्ट्ज़ जिसकी स्पीड थी, और यह इंट्रोड्यूस किया गया था दिसंबर 2001 में, और इसकी जो स्पीड थी वो 55 मिलियन ट्रांजिस्टर इसके ऊपर लगे हुए थे। 32 बिट वाट साइज़ थी। जो आजकल का माइक्रो प्रोसेसर आ रहा है वो 64 बिट वाट साइज़ का है, लेकिन ये ओल्ड माइक्रो प्रोसेसर की बात कर रहा है तो इसके अंदर 32 बिट्स वाट साइज़ है, और इसके अंदर 2 अर्थमेटिक यानी कि इसके अंदर 2 अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट्स यानी कि जो माइक्रो प्रोसेसर के यूनिट होते हैं वो लगे हुए थे। हर जो अर्थमेटिक लॉजिक की जो वर्किंग की स्पीड थी वो 4.4 गीगाहर्ट्ज़ थी, और इसके अंदर फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट जो था वो 1028 बिट का एम्बेडेड था, और इसकी जो स्पीड थी मतलब जो इसकी काम करने की सलाहियत थी 0.13 माइक्रोन प्रोसेस के अंदर ये कोई भी रिज़ल्ट जो था वो परफॉर्म करके हमें बता देता था। टारगेट यूज़ ये पीसी में भी यूज़ किया जा सकता था, एंड लो एंडेड वर्क स्टेशन यानी कि वो वर्क स्टेशन जहाँ पे बहुत ज़्यादा पीसी बड़े होते हैं और हम काम करते हैं तो उसको वर्क स्टेशन कहते हैं, वहाँ पे ये यूज़ होते थे, और इनकी जो कॉस्ट थी वो अराउंड $600 थी। तो ये इसके बाद कहता है मोरलेला इन 1965 यानी कि 1965 के मुताबिक वन ऑफ द फाउंडर यानी कि जो इंटेल का फाउंडर था गॉर्डन मोरे उन्होंने प्रेडिक्ट किया दैट द नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर ऑन एन आईसी एंड देयरफॉर द कैपेबिलिटी ऑफ माइक्रो computer will double every year. Let her remodify it to 18 months. The production is still hold true in 2 years. In fact, the time required for doubling is constructing to the original prediction and is closer to a new year now. यानी कि जो मोरले लॉ था, मोरले लॉ के मुताबिक यानी कि कोई भी पीसी या ट्रांजिस्टर जो बने हुए हैं वो हर साल के बाद जो है उनकी जो एफिशिएंसी है वो ज़्यादा इम्प्रूव होगी आने वाले 2 साल में। तो इसको हम डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं कि सबसे जो पहला पीसी बना था इंटेल 4004 ये 1971 में बना था। यहाँ पे 1970 कह रहे हैं, इसके अंदर जो थे वो ट्रांजिस्टर 10,000 एम्बेडेड थे, लेकिन टाइम के साथ साथ जो थे मतलब 1000 जो ट्रांजिस्टर थे सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर में ये एम्बेडेड थे। फिर 2 साल के बाद मज़ीद जो हैं वो माइक्रो प्रोसेसर जो है वो इम्प्रूव होना शुरू हुए। तो इस मोरले लॉ का यही मतलब था, यानी कि 2 साल के बाद ट्रांजिस्टर की तादाद को भी बढ़ाया जाए और जो बहुत बड़े माइक्रो प्रोसेसर हैं उनको एक चिप के ऊपर लगाकर छोटा किया जाए और उनसे और भी ज़्यादा काम जो है वो लिया जाए। उसके बाद 4, 8, 6, 32, 64 बिट वर्क लेंथ जो थी वर्क लेंथ वाले जो थे ये वाले माइक्रो प्रोसेसर एम्बेडेड हुए। द 4004 डील विद डाटा इन चिक्स ऑफ 4 बिट एट द टाइम। पेंटियम 4 जो था वो डील कर सकता था डाटा को चिक्स इज स्मॉल मेमोरी वर्ड्स ऑफ 32 बिट्स। उसके बाद जो नया आया एंटेनियम का प्रोसेसर ये डील कर सकता था 64 बिट्स चिंक्स जो कि आजकल लेटेस्ट में यूज़ हो रहे हैं। वाई हैव मोर बिट यानी कि मोर बिट वाले जो माइक्रो प्रोसेसर है वो भी फ्यूचर टाइम में जो है वो आएंगे। उसके बाद किलो हार्ट, मेगा हार्ट्स, गीगा हार्ट्स जो क्लॉक की फ्रीक्वेंसी है इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो इंटेल 4004 जो था वो वर्क करता था, क्लॉक फ्रीक्वेंसी जो थी वो इसकी 100 गीगाहर्ट्ज़ थी। द लेटेस्ट प्रोसेसर हैव क्लॉक स्पीड इन यानी कि जो लेटेस्ट माइक्रो प्रोसेसर जो यूज़ हो रहे हैं उनकी क्लॉक स्पीड जो है वो गीगाहर्ट्ज़ में है। आउट ऑफ 2 माइक्रो प्रोसेसर हैविंग सिमिलर डिज़ाइन वन यानी कि जो 2 माइक्रो प्रोसेसर हैं उनकी बिल्कुल सिमिलर डिज़ाइनिंग की गई है। एक ही जो है वो क्लॉक हायर है दूसरे से। उसके बाद हम लोग इन्हेंस कर सकते हैं अपने माइक्रो प्रोसेसर की कैपेबिलिटी को इंक्रीज़ करके, क्लॉक की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ करके, वर्ड विन को इंक्रीज़ करके,
उसको मोर इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। कोचिंग एल्गोरिदम यानी कि एल्गोरिदम को इफ़ेक्टिव बना के बाय एडिंग मोर फंक्शन यूनिट हम उसके अंदर बहुत ज़्यादा फंक्शन यूनिट ऐड करके माइक्रो प्रोसेसर की जो कैपेबिलिटी है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। और इम्प्रूव द आर्किटेक्चर यानी कि उसका आर्किटेक्चर को भी हम इम्प्रूव करने से उसकी कैपेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। तो हम लोगों ने आज के लेक्चर में सिस्टम यूनिट के ऊपर बात की और माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर बात की और उसका फंक्शन के ऊपर बात की। तो आने वाले लेक्चर में हम मज़ीद बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।